बंगाल प्रांत में कई गांवों को मिलाकर के एक जमींदारी या एक इकाई बनाया गया। उस इकाई में बंगाल के जो राजा हुआ करते थे या फिर बंगाल के कुछ सामंत टाइप के जो होते थे उनसे छोटे वाले, उन सब जमींदारों को, राजाओं को मिला करके एक क्या बनाया गया था, जमींदारी सिस्टम बनाया गया था। और बंगाल के जो गांव थे स्तंभरारी बंदोबस्त के अंतर्गत, उन गांवों को जैसे 200 गांव, 300 गांव, 400 गांव की एक जमींदारी और उसकी एक निश्चित राजस्व तय कर दिया गया था। प्रत्येक जमींदारी के लिए निश्चित राजस्व तय कर दिया गया था। जो जमींदार उस राजस्व को अदा करने का वचन देता था कंपनी को, उसको उस जमींदारी का जमींदार बना दिया जाता था। और वो जमींदार अपने उन सभी गांवों से राजस्व वसूल करता था और कंपनी को अदा कर देता था। लेकिन होता क्या है, उस व्यवस्था में कुछ खामियां आ गईं और वहां जाकर के देखा गया कि जमींदारों ने जो भी राजस्व आया वो राजस्व कंपनी को नहीं दिया। तो कंपनी ने इसके लिए एक नियम बना रखा था, जो भी जमींदार राजस्व कंपनी का नहीं चुकाएगा, निर्धारित जो राजस्व था वो नहीं चुकाएगा, उसकी संपत्ति की नीलामी कर ली जाएगी। संपत्ति में महल उसका और उसकी जो भी धन संपदा होती थी वो सबकी नीलामी हो जाती थी और उससे कंपनी लगान वसूल कर लेती थी। लेकिन इसमें भी विसंगति हुई और इसकी विसंगति के लिए हम यहाँ देख चुके हैं। बर्दवान की जमींदारी की संपत्ति की नीलामी हमने देखी है। उस बर्दवान की जो जमींदारी थी, वहाँ के जो राजा थे वो जमींदार बन गए थे और उनकी जमींदारी की उन्होंने अपनी जो राजस्व की राशि कंपनी को नहीं चुकाई। जब कंपनी को राजस्व की राशि नहीं चुकाई तो कंपनी ने उनकी संपत्ति की नीलामी की थी। और उस नीलामी में जो एक और सिस्टम था, उसमें एक अच्छा सिस्टम ये था, कंपनी ने ये कह रखा था कि यदि महिला अगर कोई होगी, स्त्री जो होगी, उस स्त्री की संपत्ति की नीलामी नहीं की जाएगी, जो स्त्रियों को छूट दे रखी थी। तो बर्दवान के जमींदार जो थे, बर्दवान के जो जमींदार थे, उन्होंने अपनी ज्यादा से ज्यादा संपत्ति अपनी मां के नाम कर दी थी। अब उस संपत्ति की तो नीलामी नहीं होनी थी क्योंकि उन्होंने अपनी मां के नाम कर दी थी। और जो बची थी थोड़ी बहुत उनकी संपत्ति, उसके लिए उन्होंने अपने एजेंट नियुक्त कर रखे थे। एजेंट वही खरीद लेते थे और खरीदने के बाद धीरे धीरे वो संपत्ति, खरीदने के बाद इसमें भी बड़ा पैच थे। एजेंट ने ऊंची कीमत पर जमीन खरीद ली। बर्दवान की जो संपत्ति थी या महल थे, ऊंची कीमत पर खरीद लिए कंपनी से, बोली लगा दी ऊंची, बोली समाप्त। जिसने ऊंची बोली लगाई उसके नाम जमीन हो गई। अब जमीन उसके नाम जैसे ही पहुंची तो क्या होगा, जमीन उसके पास पहुंचेगी तब क्या होने वाला है, उसके नाम जमीन हो गई। कंपनी से उसने जो ऊंची कीमत पर जमीन ली थी वो कंपनी को नहीं देता था पैसे। जमीन ऊंची बोली लगाने के वाले के पास पहुंच गई और वो पैसा देने में वो भी असमर्थ। कंपनी पुनः नीलामी करेगी। अब उससे नीलामी करनी क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया। एजेंट जो था बर्दवान के राजा का या जमींदार का, उसने जमीन ऊंची कीमत पर ले ली, लेकिन जमीन जो कीमत तय हुई थी वो उसने भी कंपनी को नहीं चुकाई। तो कंपनी ने एक बार फिर पुनः नीलामी की। तो फिर उनके एजेंटों ने ले ली ऊंची कीमत पर, वही उसी सिस्टम से उन्होंने फिर ले ली और जाकर के उस जमीन की भी कीमत नहीं चुकाई। कई बार नीलामी हुई लेकिन अंत तो गत्वा उस जमीन को कम कीमत पर बाद में जमींदार को ही बेचा जाता था क्योंकि उसका पैसा कंपनी के पास पहुंचता ही नहीं था। तो स्तंभरारी बंदोबस्त का ये दोष मान सकते हैं, जमींदार देते नहीं थे लगान। आज हमारा विषय है राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे। इसके 2-3 कारण थे। एक कारण तो सबसे पहला कारण था, कभी कभी वहां फसल अच्छी नहीं हो पाती थी तो किसान भी जमींदार पैसा नहीं दे पाते थे। हम यहां देखते हैं
कंपनी के अधिकारियों का यह सोचना था कि राजस्व मांग निर्धारित किए जाने से जमींदारों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा। ये कंपनी के अधिकारी सोच रहे थे कि राजस्व की मांग निश्चित हो गई। मान लिया कि बर्दवान जो जमींदारी है वहां की राजस्व की राशि 5 करोड़ निर्धारित कर ली या 2 करोड़ निर्धारित कर दी वहां की राजस्व की राशि। अब निर्धारित राजस्व की राशि हो गई तो कंपनी के अधिकारियों का यह सोचना था कि राजस्व की मांग निर्धारित किए जाने से जमींदारों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा। अब जमींदार ये सोचेंगे कि हमको तो केवल इतने पैसे कंपनी को देना है, ये निश्चित हो चुके हैं, से सब कुछ हमारा है, तो वो अपने आप को सुरक्षित मानेंगे। जमींदार अपने आप को क्या मानेंगे? सुरक्षित हैं। हम यहां से क्या वसूल करें? किसानों से, रैयत से या किसानों से हम क्या वसूल करें, इससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं। कंपनी तो अपनी निश्चित या निर्धारित राशि ही लेगी। तो उन्होंने ये सोचा कंपनी के अधिकारियों ने कि अब जमींदार राजस्व की मांग निर्धारित किए जाने से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और वे अपने निवेश पर प्रतिफल प्राप्ति की आशा से प्रेरित होकर अपनी संपदाओं में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। अब वो क्या करेंगे? माना कि बर्दवान रियासत के जो जमींदार हैं वो कोई भी व्यक्ति हैं और उन जमींदार साहब को ये निश्चित हो गया कि हमें कंपनी को इतना देना है, तो वो क्या करेंगे? वो बहुत सारा धन निवेश करके अपनी जमीन पर अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित करेंगे लोगों को, किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित करेंगे। और इसके पश्चात वो क्या करेंगे? जमीन को समतल करवाएंगे, जमीन में सिंचाई के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, इतना निवेश करेंगे जमीन के प्रति जिससे कि उनको अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। ज्यादा उत्पादन मतलब जमींदार को ज्यादा लाभ। तो क्योंकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे थे, राजस्व निश्चित हो गया था। राजस्व निश्चित नहीं होता था तो कंपनी क्या करती थी? जितनी ज्यादा उत्पादन उतना ज्यादा कंपनी को पैसा पहुंचता था। अब कंपनी का तो निश्चित हो गया, कंपनी का राजस्व तो निश्चित हो गया स्तंभरारी बंदोबस्त के अंतर्गत। भाई कंपनी ने तो कह दिया हमें तो 2 करोड़ से मतलब है। अब कंपनी का निश्चित जब लगान हो जाता था, राजस्व निश्चित हो जाता था, तो जमींदार अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे और वो इस बात के लिए प्रेरित होते थे कि वो जाकर के अधिक से अधिक निवेश करें जमीन में और किसानों को अच्छी उपज करने के लिए, काश्तकारों को अच्छी उपज करने के लिए, रैयत को अच्छी उपज के लिए अधिक से अधिक धन दे सकें। अच्छे खाद, बीज, भूमि को सुधार इत्यादि कार्यक्रम चला करके अधिक से अधिक उपज वो ले सकें, ऐसा कंपनी के अधिकारियों का मानना था। किंतु स्तंभरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे, लेकिन जैसे ही स्तंभरारी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ, ये तो कंपनी के अधिकारियों का सोचना था क्या कि अब भू राजस्व निश्चित हो चुका है, राजस्व की मांग निश्चित हो गई, तो जमींदार अपने आप में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा और वो अधिक से अधिक उत्पादन के लिए या निवेश करने के लिए प्रेरित होंगे, अपनी संपदाओं में सुधार करने के लिए प्रेरित होंगे। ये किसका सोचना था? कंपनी के अधिकारियों का। लेकिन वास्तविकता क्या होती है? भाई जो जिसने योजनाएं बनाई वो तो उनका सोचना था, कंपनी के अधिकारियों का। लेकिन इधर जमींदार क्या सोच रहे थे? जैसे ही स्तंभरारी बंदोबस्त लागू हुआ तो क्या होता है, कुछ प्रारंभिक दशकों में ही जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में कोताही बरत रहे थे, बराबर कोताही बरत रहे थे। राजस्व की मांग जो थी कंपनी के लिए वो नहीं देते थे, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की बकाया रकमें बढ़ती गई। अब जैसे नहीं दे पाई उन्होंने तो क्या हुआ, राजस्व की जो बकाया रकमें वो थी बढ़ती गई। राजस्व की जो बकाया मांगे थी वो बढ़ती गई, क्योंकि मान लेते कि वर्तमान का ही हम उदाहरण लेते, वर्तमान के जो जमींदार थे वो जैसे जमींदार उनको जो कंपनी के द्वारा निर्धारित राशि थी वो नहीं चुकाई उन्होंने। जब उन्होंने वो राशि नहीं चुकाई तब क्या होगा, तो कंपनी उनके नाम लिख लेगी, उनके खाते में राशि लिख लेगी कि चलो अगले वर्ष दे देना इकट्ठी, अगले वर्ष की 2 करोड़ अगले वर्ष की और 1 करोड़ ये आपकी बकाया रहेगी, 3 करोड़ अगली वर्ष ले लेंगे। तो इनकी राजस्व की जो बकाया राशियां थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई। जमींदारों की इस असफलता के कई कारण थे, यानी जमींदार
कंपनी के द्वारा निर्धारित जो लगान था, निर्धारित राजस्व था, उसको चुका नहीं पाते थे, कंपनी का देय नहीं दे पाते थे। इसके पीछे भी, यानी इसमें जमींदार असफल रहते थे या कोताही बरत रहे थे, इसके पीछे बहुत से कारण थे। सबसे पहला कारण था, प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थी, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि यदि मांग को आने वाले संपूर्ण समय के लिए निर्धारित किया जा रहा है तो आगे चलकर कीमतों में बढ़ोतरी होने और खेती का विस्तार होने से आय में वृद्धि हो जाने पर भी कंपनी उस वृद्धि में अपने हिस्से का दावा कभी नहीं कर सकेगी। जैसा कि आज की जो प्राइवेट ब्याज की कंपनियां हैं, जो प्राइवेट लोन देती हैं, इनका क्या होता है, ये आपको लोन देती हैं और स्टार्टिंग में इनकी जो EMI आती है उसमें ब्याज की रकम ज़्यादा होती है। पहले और दूसरे साल में ब्याज ही ब्याज लेती, मूलधन तो लेते नहीं, कि कहीं चूक से आप 1-2 साल बाद पैसा देने के बाद आप ना दोगे तो वो कोर्ट में जाकर के मूलधन की मांग तो कर लेंगे आपसे, इसलिए ब्याज पहले लेते हैं। अगर आपकी EMI 10,000 रुपये आती है तो उसमें 8,000 कम से कम ब्याज ही ले लेते, 2,000 मूलधन में से कटते, आपके कैपिटल में से। ऐसा ही इन लोगों ने किया, किसने, कंपनी के अधिकारियों ने। प्रारंभिक जो मांगें थी वो ऊंची रखी, पहले वर्ष ज्यादा राजस्व लेंगे, ऐसा उन्होंने कर दिया। तो प्रारंभिक मांगे कंपनी की अधिक थी, ऊंची थी, क्योंकि ऐसा महसूस किया, कंपनी ने यह सोचा था कि जैसे हमने लगान निश्चित कर दिया, राजस्व निश्चित कर दिया। लगान शब्द हम जब भी यूज करें समझ लेना राजस्व, ठीक है। राजस्व निश्चित हमने कर दिया इस्तमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत। अब राजस्व तो निश्चित हो गया, अब धीरे धीरे क्या होगा, किसान अधिक से अधिक फसल करेंगे, जमींदार उसमें निवेश करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने का प्रयास करेंगे। तब क्या होगा, जमीन से आय बढ़ेगी। तो जमीन से तो आय बढ़ेगी, आय किसकी बढ़ेगी, काश्तकारों की, किसानों की और जाकर के जमींदारों की। कंपनी की थोड़ी बढ़ेगी, कंपनी तो निश्चित कर चुकी। इसलिए प्रारंभिक मांगे कंपनी की ज़्यादा हुआ करती थी, इसलिए जमींदार कंपनी को दे चुकाने में असमर्थ हो जाते थे, असफल हो जाते थे। क्योंकि कीमतों में बढ़ोतरी होने और खेती का विस्तार होने से आय में वृद्धि हो जाने पर भी कंपनी उस वृद्धि में अपने हिस्से का दावा कभी नहीं कर सकेगी, क्योंकि कंपनी तो निश्चित कर चुकी थी। आय भी बढ़ गई तो भी कंपनी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। इस प्रत्याशित हानि को कम से कम स्तर पर रखने के लिए कंपनी ने राजस्व मांग को ऊंचे स्तर पर रखा था। तो कंपनी ने क्या कहा कि यदि ये हमें हानि होगी, क्योंकि किसानों के पास आमदनी बढ़ेगी, जमींदारों के पास आय बढ़ेगी, कीमतें भी बढ़ेंगी, लेकिन हम तो हमारी राशि निश्चित रहेगी। इसलिए कंपनी ने पहले ही इतना राजस्व लगा दिया था ज़्यादा, जिससे कि उसकी भरपाई हो सके, इस हानि को वो पूरा कर सके, अप्रत्याशित हानि को वो पूरा कर सकें। इसके लिए दलील थी कि ज्यों-ज्यों कृषि के उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी और कीमती बढ़ती जाएंगी, जमींदारों का बोझ सने सने कम होता जाएगा, धीरे धीरे जमींदारों का बोझ कम हो जाएगा। ये कहा गया था। अब जमींदारों ने कहा इतनी ऊंची कीमत पर हमको क्यों दे रहे राजस्व की, हमें प्रारंभिक जो मांगे हैं वो ज़्यादा क्यों हैं। तो कंपनी ने कहा था कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ेंगी फसल की, हर वर्ष फसल की कीमत बढ़ेंगी, कीमतों के साथ साथ खेती के स्तर में भी विस्तार होगा, ज़्यादा क्षेत्र पर खेती की जाएगी, तो आपकी आमदनी भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और ये आपका जो हानि हो रही है ये पूर्ति हो जाएगी। अब शुरू में तो उस पर बहुत ज़्यादा लोड डाल दिया गया जमींदार पर, तो वो दे नहीं पाता था, इसलिए जमींदारों से चूक होती थी राजस्व के भुगतान में, जो कि हमारा शीर्षक है। दूसरी, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा था यह ऊंची मांग, यानी जो कंपनी ने राजस्व की मांग की थी इस्तमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत, चूंकि ऊंची थी और कंपनी ने यही सोच के की थी कि आगे चल के आपकी कीमतें बढ़ेंगी, जमीन उसकी फसलों की कीमतें बढ़ेंगी, खेती का विस्तार होगा तो आपके पास आमदनी बढ़ जाएगी। तो उसने जो ऊंची मांग रखी थी, यह ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई थी, जब कृषि की उपज की कीमतें नीची थी। कब लागू की गई थी? 1790 में, जब कृषि की जो उपज थी उसकी कीमत बहुत कम हुआ करती थी। उस समय ये मांग राशि निश्चित की गई थी या ऊंची मांग निश्चित की गई थी, जिससे रैयत कहते हैं किसानों को, रैयत ये अंग्रेजी में इस किसानों के लिए कहा जाता है। किसान, काश्तकार, ये शब्द इन्हीं के लिए यूज किया जाता है। जिससे रैयत किसानों के लिए, यानी रैयत मतलब किसानों के लिए जमींदार को उनके देय राशि चुकाना मुश्किल था।
समझ में आया आपको? यानी यह ऊंची मांग जो कंपनी ने ऊंची मांग रखी थी स्तंभरारी बंदोबस्त के अंतर्गत 1790 के दशक में रखी थी, जब कृषि उत्पादन की कीमतें यानी लागू की गई, जब कृषि की उपज की कीमतें नीची थी, जिससे रैयत यानी किसान के लिए जमींदार को उनकी देय राशि चुकाना मुश्किल था। फसल बहुत सस्ती जाती थी, अब वो राशि कैसे चुका पाते? कंपनी ने लगान या राजस्व निश्चित किया था भविष्य को देखते हुए कि जब कीमतें बढ़ जाएंगी तो आपकी वो पूर्ति हो जाएगी, इसलिए उन्होंने ऊंची कीमत रखी राजस्व की। लेकिन उस समय जब लागू किया गया था, उस समय उपज की कृषि उपज की कीमत बहुत कम थी, तो उससे वो उतना लगान दे नहीं पाते थे, वो इतना लगान उनको दे नहीं पाते थे, राशियां चुकाना मुश्किल था। जब जमींदार स्वयं किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकता था तो जमींदार को राजस्व मिलता नहीं था, क्योंकि उनकी कृषि उपज की कीमत बहुत नीची थी। कितनी भी उपज हो जाए तो भी वो लगान या राजस्व देने में असमर्थ हो जाते थे। तो जब जमींदारी लगान इकट्ठा नहीं कर पाएगा तो वो कंपनी को क्या देगा? जमींदार स्वयं किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकता था तो वह आगे कंपनी को अपनी निर्धारित राजस्व राशि कैसे अदा कर सकता था? दूसरा ठोस प्रमाण ये हो गया। तीसरा बात और थी, 3 बातें हो गई राजस्व ना चुकाने की। तीसरी क्या थी? राजस्व असमान था। कैसा था? असमान था राजस्व। असमान का मतलब था कहीं कम कहीं ज्यादा। फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व का ठीक समय पर भुगतान जरूरी था। फसल आपकी अच्छी हो या खराब हो, लेकिन राजस्व का भुगतान ठीक समय पर ही करना होता था। वस्तुतः सूर्यास्त विधि, एक नया कानून आया था जिसका नाम था सूर्यास्त विधि। ये आप नोट कर लेना, परीक्षा में यह प्रश्न आएगा। सूर्यास्त विधि, सूर्यास्त विधि या प्रणाली, इसको समझ लो। वस्तुतः सूर्यास्त विधि या कानून, विधि का मतलब होता है कानून, सूर्यास्त कानून था। इसके अनुसार यदि निश्चित तारीख लगान का भुगतान करने के लिए उपनिवेशवादी शासन या कंपनी ने एक कानून बनाया था जिसका नाम था सूर्यास्त विधि या सूर्यास्त कानून। यदि निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने तक भुगतान नहीं आता था तो जमींदारों की जमींदारी को नीलाम किया जा सकता था। यानी किसी भी जमींदार से को निश्चित तारीख होती थी, यदि वो इस तारीख तक लगान का भुगतान नहीं करता था, राजस्व का भुगतान नहीं करता था सूर्यास्त के पहले, यानी निश्चित तारीख को सूर्यास्त से पहले यदि वो देय भुगतान नहीं करता था, राजस्व का भुगतान कंपनी को नहीं करता था, तो उसकी जमींदारी नीलाम हो जाती थी, उसकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। चौथा कारण, ये कारण हम आपको बता रहे हैं जमींदारों द्वारा राजस्व चुकाने में चूक, और इसका चौथा कारण है स्तंभरारी बंदोबस्त ने प्रारंभ में जमींदार की शक्ति को रैयत से राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदारों का प्रबंधन करने तक ही सीमित कर दिया था। यानी स्तंभरारी जो बंदोबस्त प्रारंभ हुआ था, इसमें जमींदार की शक्ति क्या थी? जमींदार को जो पावर थे, जो शक्तियां थी, वो केवल ये थी कि रैयत से राजस्व इकट्ठा करे। रैयत का मतलब किसान, किसान से राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदारी का प्रबंध करने तक ही सीमित कर दिया। वो राजस्व इकट्ठा करे और जमींदारी का प्रबंध करे, लेखे जोखे बनवाए और कंपनी को जाकर के दे दे। केवल ये काम हो गया था। जमींदार एक बिचौलिया बन के रह गया था कंपनी के और रैयत के बीच का। अब यहां बात आती है एक रैयत शब्द का जो हम प्रयोग कर रहे हैं। इस रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में किसानों के लिए किया जाता था। किसान को वो रैयत शब्द से का इस्तेमाल करते थे। बंगाल में रैयत जमीन को खुद काश्त नहीं करते थे। जो रैयत होते थे वो जमीन को खुद काश्त नहीं करते थे, मतलब वो खुद खेती नहीं करते थे, बल्कि सिकमी रैयत को आगे पट्टे पर दे दिया जाता था। माने कि जमींदार से जमीन किसी किसान ने ले ली,
वो खुद काश्त नहीं करता था, वो अपनी जमीन को किसी और किसान को जो कि खेती करता था उसको जमीन पट्टे पर देते थे। उनको सिकमी रैयत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिकमी रैयत। सिकमी रैयत, ये किससे? रैयत से, रैयत से पट्टे पर इनको भूमि दी जाती थी। यानी जमींदार देता था किसको? जमींदार देता था भूमि रैयत को। रैयत खुदकास्त नहीं था, खुदकास्त नहीं, मतलब ये स्वयं खेती नहीं करते थे। रैयत देते थे पट्टे पर और लोगों को खेती करने के लिए। इनको सिकमी रैयत कहा जाता था। खेती ये करते थे, खेती करते थे, स्वयं खेती करते थे और खुद काश्त नहीं, अर्थात स्वयं खेती नहीं करते थे। ये हो गया रैयत और सिकमी रैयत। अब यहां सवाल उठता है, कंपनी जमींदारों को पूरा महत्व देती थी। कंपनी के लिए जमींदार महत्वपूर्ण, क्योंकि जमींदार आमदनी का साधन हुआ करते थे। तो कंपनी जमींदार को क्या करते थे? कंपनी जमींदार को पूरा महत्व देते थे। अरे जो आमदनी देगा उसको तो महत्व देना होगा ना। कंपनी के आय के साधन ही जमींदार थे। जमींदार मतलब सोने का अंडा देने वाली, तो उनको वो क्या करते थे? पूरा महत्व देते थे। पर उन्हें नियंत्रित तथा विनियमित करना, उनकी सत्ता को अपने बस में रखना और उनकी स्वायत्तता को सीमित करना भी चाहती थी। कंपनी क्या चाहती थी? कि जमींदारों को हम महत्व तो दें, लेकिन इनको हम नियमित करें, इनको विनियमित करें, हम इन पर नियंत्रण भी स्थापित करें। कंपनी ये भी चाह रही थी, क्योंकि वो हमें आमदनी देने वाले थे, कंपनी को राजस्व देते थे। इसलिए कंपनी का एक ही मकसद था कि इनको महत्व भी दिया जाए, इनको नियंत्रित भी किया जाए और इनको विनियमित करना, उनकी सत्ता को अपने बस में रखना। जमींदारों की कहीं सत्ता इतनी ज्यादा विकसित ना हो जाए कि उनकी सत्ता को बस में करना मुश्किल हो जाए, इसलिए उनकी सत्ता को ये अपने बस में करना कंपनी ऐसा चाहती थी। लेकिन इसके फलस्वरूप जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया। इसी को उनके स्वायत्तता को सीमित करने के उद्देश्य से कंपनी ने उनकी सैनिक टुकड़ियों को भंग कर दिया। क्योंकि जमींदार सैनिक टुकड़ियां रखते थे, तो कंपनी क्या करती थी? उनको महत्व देती थी। कंपनी जमींदारों को महत्व देना चाहती थी, साथ ही साथ वो उनको नियमित विनियमित करना चाहती थी, उनकी सत्ता को अपने बस में रखना चाहती थी और स्वायत्तता को सीमित करना भी चाहती थी। और इसी के फलस्वरूप कंपनी ने उनकी जो सैनिक टुकड़ियां थी उनको भंग कर दी। मतलब अब जमींदार सैनिक नहीं रख पाएंगे। सैनिक रखेंगे जमींदार, धन तो उनके पास है, किसानों पर उनका राज है, तो उनकी सत्ता असीमित ना हो जाए, अनियंत्रित ना हो जाए, इसलिए उनकी सैनिक टुकड़ियों को कंपनी ने भंग कर दिया। अब जमींदार सैनिक टुकड़ियां नहीं रख पाएंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो कंपनी अपनी सेना भेजेगी। सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और उन पर जो सीमा शुल्क लगाया जाता था वो भी समाप्त कर दिया गया और उनकी कचहरियों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में रख दिया गया। जमींदार अपने यहाँ कचहरी लगाते थे। कचहरी का मतलब एक प्रकार से कोर्ट होता था। उनके क्षेत्र में जो लोग लगान नहीं देते थे, यानी राजस्व नहीं चुकाते थे, उन पर मामले चलते थे। अरे बर्दवान रियासत में अकेले 30,000 मामले थे लगान ना चुकाने के। 30,000 मामले पेंडिंग पड़े थे वहां पर, बर्दवान अकेली एक रियासत में। सोचो कितने लोग लगान नहीं देते होंगे, राजस्व नहीं देते होंगे। तो कंपनी ने की कचहरियां चलती थी छोटे मोटे विवादों के लिए। कंपनी की कचहरी नहीं, जमींदारों की कचहरियां चलती थी और छोटे मोटे विवादों के लिए जमींदार ही उनका विवादों का निस्तारण या निवारण कर देती थी। तो इस प्रकार जमींदारों की कचहरी भी कंपनी ने भंग कर दी या समाप्त कर दी। और उसके लिए उन्होंने क्या किया? कंपनी ने जमींदारों की कचहरियों को समाप्त कर दिया और उनकी कचहरियों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में चलाया जाने लगा।
यानी जो भी कचहरी होती थी जमींदार की, उसमें कंपनी ने कलेक्टर नियुक्त कर दिया और वो जाकर के स्वयं निर्णय लेता था, वही न्याय करता था और वही केस या मुकदमे होते थे उनकी सुनवाई करता था। जमींदारों से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। जमींदार स्थानीय न्याय करते थे, मतलब अपने स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर न्याय भी वही करते थे, पुलिस भी रखते थे। ये सारी शक्तियां जमींदारों से छीन ली गई। समय के साथ साथ कलेक्टर का कार्यकाल सत्ता के एक विकल्पी केंद्र के रूप में उभर आया। जो कलेक्टर जमींदार की कचहरियों की देखरेख के लिए नियुक्त किए गए थे, अब उन कलेक्टरों की जो शक्ति थी धीरे धीरे सबके सामने उभर कर आने लगी और इन शक्तियों को कलेक्टर का कार्यालय सत्ता के एक विकल्पी केंद्र के रूप में उभर के सामने आ गया। सत्ता का यही विकल्पी केंद्र है, मतलब सत्ता किसकी थी? कंपनी की। तो कंपनी की नहीं है तो कलेक्टर एक विकल्प के रूप में था। जमींदार की सत्ता समाप्त हो गई। जमींदारों के अधिकार को पूरी तरह सीमित एवं प्रतिबंधित कर दिया गया था। जमींदार के अधिकार और उसके जो सीमाएं थी उसको पूरी तरह से सीमित कर दिया गया था। एक मामले में तो यहां तक हुआ कि जब राजा राजस्व का भुगतान नहीं कर सकता तो एक कंपनी अधिकारी को तुरंत इस स्पष्ट अनुदेश के साथ उसकी जमींदारी में भेज दिया गया कि जिले का पूरा कारोबार अपने हाथ में ले लो और राजा तथा उसके अधिकारियों के संपूर्ण प्रभाव और प्राधिकार को खत्म कर देने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली कदम उठाओ। नहीं, कंपनी ने एक बार तो यह भी निर्णय लिया, जो जमींदार राजस्व का भुगतान नहीं कर पाता था तो कंपनी क्या करती थी? अपने अधिकार से कहती थी कि जाइए, तुरंत उस क्षेत्र में जाओ और उस क्षेत्र का पूरा अधिकार अपने हाथ में ले लो और जमींदार के सारे जो अधिकार हैं उनको और जो प्रभाव हैं उनको पूरी तरह से खत्म कर दो। यही सर्वाधिक प्रभावशाली कदम उठाने के लिए कहा था कंपनी ने। मतलब जो जमींदार राजस्व जमा नहीं करता था तो कंपनी ने कहा कि जाइए अपने अधिकारियों से, नहीं लगभग कलेक्टर होते थे, और जाइए सारी जमींदारी का जो अधिकार है वो अपने हाथ में ले लो और जमींदार के जो भी प्रभाव हैं उन्हें समाप्त कर दो। राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार का एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहते थे, गांव में आता था। लेकिन राजस्व संग्रहण एक पारिवारिक समस्या थी। राजस्व इकट्ठा करने के लिए जमींदार का एक अधिकारी होता था, वो गांव में आता था और उस अधिकारी का नाम था अमला। क्या कहते थे? अमला। अमला का मतलब है जमींदार द्वारा नियुक्त अधिकारी जो राजस्व संग्रह करता, इकट्ठा करता था, जो राजस्व वसूल करता था। यह हो गया अमला। इसका काम था, गांव में जाता था और ये राजस्व को संग्रहण करता था। और एक परिवार से ये बहुत बड़ी समस्या थी, राजस्व को इकट्ठा करना पारिवारिक समस्या थी, यानी हर वर्ष की एक समस्या थी, इसको कैसे इकट्ठा किया जाए। कभी कभी तो खराब फसल, और फसल कैसी हो जाती थी? खराब फसल हो जाती थी और नीची कीमतों के कारण किसानों के लिए अपनी देय राशियों का भुगतान करना बहुत कठिन हो जाता था। कभी कभी फसल खराब होती थी, बारिश नहीं होती थी या कोई बीमारी उसमें फसल में आ जाती थी, तो उन किसानों के पास फसल खराब हो जाती थी, कमज़ोर फसल, यानी कि कम फसल आती थी, और साथ ही साथ उस समय फसल की कीमत भी बहुत नीची रहती थी, तो किसानों के द्वारा राजस्व का भुगतान करना बड़ा कठिन हो जाता था। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि रैयत जानबूझकर भुगतान में देरी कर देती थी। कभी कभी रैयत यानी किसान जानबूझ करके लगान भुगतान में देरी कर देते थे। धनवान रैयत और गांव के मुखिया, जोतदार और मंडल जमींदार को परेशानी में देखकर बहुत खुश होते थे। यानी धनवान रैयत, हमने आपको बताया था ना, जमींदार से जमीन जाती थी रैयत के पास, और ये खुद काश्त नहीं थे, ये धनवान हुआ करते थे। और ये क्या करते थे? ये गांव में एक प्रभाव डालते थे, ये खुद खेती नहीं करते थे, ये अपनी उस जमीन को किसको? सिकमी रैयत को दे देते थे।
किसको देते थे? सिकमी रैयत को पट्टे पर दे देते थे। जमींदार से इनने ली, रैयत ने, रैयत खुद खेती नहीं करता था, उसको खेती करने वाले किसानों यानी इसको कहते थे सिकमी रैयत, उसको दे देता था और यहां से ये लेते थे रैयत। और रैयत क्या करती थी? जानबूझ करके लगान नहीं देती थी। और जब लगान नहीं पहुंचता था जमींदार के पास, रैयत जो रैयत धनवान हो गई थी ये, तो ये क्या करती थी? खुश होती थी। जब जमींदार के पास लगान नहीं पहुंचता था तो ये लोग उसको देख करके प्रसन्न होते थे। रैयत जानबूझकर भुगतान में देरी कर देते थे। धनवान रैयत और गांव के मुखिया, जोतदार और मंडल जमींदार को परेशानी में देखकर बहुत खुश होते थे, क्योंकि जमींदार आसानी से उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जमींदार आसानी से किनके ऊपर? रैयत यानी धनी किसान और जोतदार। एक नया वर्ग उदय होने वाला है अगले टॉपिक में, जोतदारों का उदय। चूंकि जैसे ही उदय होना है तो उसके यहां से आवाज धीरे धीरे आने लगी, गंध आने लगी हमको कि जोतदार शब्द भी है और एक नया वर्ग का उदय होने वाला है। तो जोतदार और मंडल जमींदार को परेशानी में देखकर बहुत खुश होते थे, क्योंकि जमींदार आसानी से उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? कभी कभी ये जोतदार या फिर रैयत लगान चुकाने के लिए जाते थे जमींदार की कचहरी में, तो जमींदार के जो अधिकारी होते थे, जिनमें लगभग अमला कहा जाता था, ये लोग उसको घंटों खड़ा कर रखते थे, लाइन में लगा करके घंटों रखते थे। और जब ये लाइन में लगा करके घंटों रखते थे तो उन्हें अपमान महसूस होता था। किनको? रैयत को और जोतदारों को। तो वो क्या करते थे? वो जाकर के पुलिस में जाकर के उनके यानी जमींदार के अधिकारियों के खिलाफ FIR करा देते थे कि ये जानबूझ करके हमको प्रताड़ित करने के उद्देश्य से ये हमको खड़ा कर रखते हैं, हमारा अपमान करते हैं, इसीलिए लगान देने में या राजस्व देने में देर होती है। इस बात पर कंपनी एक्शन लेती थी कि लगान में रुकावट डाल रहे, राजस्व में रुकावट डाल रहे। इसलिए जब भी लगान नहीं पहुंचता था, राजस्व नहीं पहुंचता था जमींदार के पास, तो धनवान, किसान और रैयत प्रसन्न होते थे, क्योंकि जमींदार उन पर आसानी से नियंत्रण या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, ताकत का ये इस्तेमाल नहीं कर पाते। जमींदार बाकीदारों पर मुकदमा तो चला सकता था। जमींदार क्या कर सकता था? जिनकी बकाया उन पर मुकदमा तो चला सकता था, मगर न्यायिक प्रक्रिया लंबी होती थी। अगर जमींदार को लगान नहीं देते थे, जो देरी करते थे, तो जमींदार उन पर मुकदमा चलाता था। लेकिन मुकदमा की जो न्यायिक प्रक्रिया थी लंबी होती थी, 10-10, 20-20 साल की होती थी। तब तक चलने दो, देखेंगे। 1798 में अकेले बर्धमान जिले में ही राजस्व भुगतान के बकाया से संबंधित 30,000 से अधिक वाद लंबित थे।